इसने गाड़ी नहर के पुल से कुछ फासले पर खड़ी कर दी। फिर डिक्की से एक बोरी और रस्सी निकाली। वो बोरी को खींचते हुए पुल की तरफ बढ़ता रहा। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने इसे देखा, मगर वो रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर इसने अपनी शर्ट उतार कर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में इसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की तंग जींस में इसका लंबा कद और खूबसूरत जिस्म बहुत नुमाया था। इस वक्त इस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरे किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। इसकी उम्र 19-20 साल होगी, मगर इसके कदो कामत और हुलिये ने इसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। इसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सरा पानी में गायब हो गया तो इसने रस्सी का दूसरा सरा बोरी के मुंह पर लपेट कर सख्ती से ग्रह लगाने शुरू कर दी और इस वक्त लगाता रहा जब तक कॉइल ख़त्म नहीं हो गया। फिर पानी में पड़ा सरा वापस खींच कर इसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ी और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए इसने पैरों के गिर्द रस्सी को बहुत मजबूती के साथ 2-3 बल दिए और ग्रह लगा दी। अब इस 3 फीट के टुकड़े के सरे पर बड़ी महारत के साथ इसने वो फंदे बनाए। फिर उचक कर पुल की मंडेर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए इसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में से दायां हाथ गुजारा और फिर बाएं हाथ के साथ इसने वो फंदा खींचकर कस दिया। इसके बाद इसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में से बायां हाथ गुजारा और दाएं हाथ से इसे कस दिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए इसने पुश्त के बल खुद को मंडेर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ इसका सर पानी से टकराया और कमर तक का हिस्सा पानी में डूब गया। फिर रस्सी खत्म हो गई। अब वो इसी तरह लटका हुआ था कि इसके बाजू पुश्त पर बंधे हुए थे और कमर तक का धड़ पानी के अंदर था। बोरी में मौजूद वजन यकीनन इसके वजन से ज़्यादा था। यही वजह थी कि बोरी इसके साथ नीचे नहीं आई। वो इसी तरह लटक गया। इसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सर जाते इसने आंखें खुली रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पानी गदला था और इसमें मौजूद मिट्टी इसकी आंखों में चुभने लगी। इसने आंखें बंद कर ली। इसके फेफड़े अब जैसे फटने लगे थे। इसने एकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मुंह और नाक से इसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वह बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, मगर न अपनी बाजुओं को इस्तेमाल करके खुद सतह पर ला सकता था और न ही अपने जिस्म को उठा सकता था। इसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने इसे पुल से नीचे गिरते देखा और चीखते हुए इस तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। इसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थी। पुल पर खड़े लोग खौफ के आलम में इस बेजान वजूद को देख रहे थे। पुल पर मौजूद हुजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में मौजूद वो वजूद अभी भी साख्त था। सिर्फ पानी इसे हरकत दे रहा था, किसी पेंडुलम की तरह, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इमामा, जल्दी से तैयार हो जाओ। राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सूट निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा। इमामा ने कदरे हैरानी से इसे देखा। किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबिया ने इसी तेज रफ्तारी के साथ इस्त्री का प्लग निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो अपनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब है मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबिया ने इसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया, मैं कहीं नहीं जा रही। इसने आंखों से बाजू हटाए बगैर कहा। ज़ैनब भी चल रही है हमारे साथ, पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर। राबिया ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। इमामा ने एक लहजा के लिए अपनी आंखों से बाजू हटाकर इसे देखा। ज़ैनब भी जा रही है? हाँ, ज़ैनब को हम रास्ते से पिक करेंगे। इमामा किसी सोच में डूब गई। तुम बहुत डल होती जा रही हो इमामा, राबिया ने कदरे नाराज़गी के साथ तबसरा किया। हमारे साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया तुमने। आखिर होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थकी हुई हूँ, इसलिए सोना चाह रही हूँ। इमामा ने बाजू हटाकर इसे देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद
जवेरिया भी अंदर आ गई और वो भी इसे साथ चलने के लिए मजबूर करती रही, मगर इमामा की ज़बान पर एक ही रट थी, नहीं मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। वो मजबूरन इसे बुरा भला कहते हुए वहाँ से चली गई। रास्ते से उन्होंने ज़ैनब को इसके घर से पिक किया और ज़ैनब को पिक करते हुए जवेरिया को याद आया कि इसके बैग के अंदर इसका वॉलेट नहीं है। वो इसे हॉस्टल में छोड़ आई थी। वापस हॉस्टल चलते, वहाँ से वॉलेट लेकर फिर बाजार चलेंगे। जवेरिया के कहने पर वो लोग दोबारा हॉस्टल चली आईं, मगर वहाँ आकर उन्हें हैरानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये इमामा कहाँ है? राबिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ जा सकती है? वो तो कह रही थी कि इसे सोना है, जवेरिया ने कहा। हॉस्टल में से किसी के रूम में नहीं चली गई? राबिया ने ख्याल जाहिर किया। वो दोनों अगले कई मिनट इन वाकिफ लड़कियों के कमरों में जाती रही जिनसे इनकी हेलो हाय थी, मगर इमामा क्या कहीं पता नहीं था। कहीं हॉस्टल से बाहर तो नहीं? राबिया को अचानक ख्याल आया, अब वार्डन से पूछ लेते हैं, जवेरिया ने कहा। वो दोनों वार्डन के पास चली आईं। हाँ, इमामा अभी कुछ देर पहले बाहर गई है, वार्डन ने इनकी इंक्वायरी पर बताया। जवेरिया और राबिया एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वो कह रही थी शाम को आएगी, वार्डन ने उन्हें मस्जिद बताया। वो दोनों वार्डन के कमरे से निकल आए। एक गई कहाँ है? हमारे साथ तो जाने से इनकार कर दिया था कि इसे सोना है और थकी हुई है, इसकी तबीयत खराब है और अब इस तरह गायब हो गई, राबिया ने उलझे हुए अंदाज में कहा। रात को कदरे लेट वापस आई और जिस वक्त वापस आई इमामा कमरे में मौजूद थी। इसने मुस्कुराते इन दोनों का इस्तकबाल किया। लगता है खासी शॉपिंग हुई है आज, इसने इन दोनों के हाथों में पकड़े हुए शॉपर्स को देखते हुए कहा। इन दोनों ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस शॉपर्स रख कर इसे देखने लगे। तुम कहाँ गई हुई थी? जवेरिया ने इससे पूछा। इमामा को जैसे एक झटका लगा। मैं अपना वॉलेट लेने वापस आई थी तो तुम यहाँ नहीं थे, कमरा लॉक था, जवेरिया ने इसी अंदाज में कहा। मैं तुम लोगों के पीछे गई थी। क्या मतलब? जवेरिया ने कुछ न समझने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारे निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया था। मैं यहाँ से ज़ैनब की तरफ गई क्योंकि तुम लोगों को इसे पिक करना था, मगर इसके चौकीदार ने बताया कि तुम लोग पहले ही वहाँ से निकल गए हो। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, बस रास्ते में कुछ किताबें ली थी मैंने, इमामा ने कहा। देखा, तुमसे पहले कहा था कि हमारे साथ चलो, मगर इस वक्त तुमने फ़ौरन इनकार कर दिया। बाद में बेवकूफ़ों की तरह पीछे चल पड़े। हम लोग तो मशकूक हो गए थे तुम्हारे बारे में, राबिया ने कुछ इत्मीनान से एक शॉपर खोलते हुए कहा। इमामा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखती रही। वो दोनों अब अपने शॉपर्स खोलते हुए खरीदी हुई चीज़ें इसे दिखा रहे थे।